हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो ऑफ एनरोलमेंट एजेंट। आज हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर फाइलिंग स्टेटस के बारे में। ये चैप्टर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग टैक्स पेयर की लाइबिलिटी, टैक्स लाइबिलिटी, क्रेडिट्स, डिडक्शन सभी इसी के ऊपर बेस्ड होते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं विद ओवरव्यू एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फाइलिंग स्टेटस। फाइलिंग स्टेटस की इम्पोर्टेंस ये है कि ये आपकी टैक्स लाइबिलिटी, इंडिविजुअल की टैक्स लाइबिलिटी, डिडक्शन अमाउंट और एलिजिबिलिटी फॉर क्रेडिट और डिडक्शंस, इनको डिटरमाइन करने में बहुत हेल्प करता है। जनरली फाइलिंग स्टेटस 5 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है सिंगल, सेकंड है मेरिट फाइलिंग जॉइंटली, थर्ड है मेरिट फाइलिंग सेपरेटली, नेक्स्ट है क्वालिफाइड सर्वाइविंग स्पाउस और नेक्स्ट लास्ट वन हेड ऑफ हाउस होल्ड। हर फाइलिंग स्टेटस की अपनी यूनिक रूल्स हैं और टैक्स इम्प्लीकेशन। सही फाइलिंग स्टेटस को सेलेक्ट करने से टैक्स पेयर को सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं, साथ साथ उसके डिडक्शंस और उसको वेरियस टाइप्स ऑफ पेनल्टीज़, क्रेडिट्स, इन सब में भी उसको बेनिफिट होता है। फाइलिंग स्टेटस में कुछ स्पेशल रूल्स भी हैं, लाइक स्पाउस की अगर डेथ हो जाती है उस केस में, नॉन रेजिडेंट एलियन है उस केस में, एन्यूलमेंट्स हैं उस केस में। सो फाइलिंग स्टेटस का इम्पैक्ट क्या होता है टैक्सेबल इनकम पे अगर ये बात करें तो फाइलिंग स्टेटस आपके स्टैंडर्ड डिडक्शन को डिटरमाइन करने में यूज़ होता है, आपकी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करता है, टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस करता है, जैसे आपकी टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस होती है। इसके अलावा इसका यूज़ होता है ये चेक करने के लिए कि आपको जो टैक्स क्रेडिट्स प्रोवाइड करती है IRS, वो उसके लिए आप एलिजिबल हो या नहीं। लाइक सर्टेन क्रेडिट्स लाइक अर्न इनकम क्रेडिट हो गई, डिपेंडेंट की क्रेडिट हो गई और वेरियस टाइप ऑफ रिफंड्स हो गए, उन सब के केस में ये फाइलिंग स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। फाइलिंग स्टेटस के केस में अगर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइलिंग स्टेटस की बात करें तो वो है मैरिड फाइलिंग जॉइंटली। जो लोग जॉइंट रिटर्न फाइल करते हैं, जो मैरिड कपल जॉइंट रिटर्न फाइल करते हैं, उनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है क्योंकि उससे उनकी टैक्स लायबिलिटी, डिडक्शंस, टैक्स लायबिलिटी कम होती है, डिडक्शंस उनको अच्छे मिलते हैं, उन क्रेडिट अच्छी मिलती है। कोई भी टैक्स रिटर्न अगर आपको फाइल करना है इंडिविजुअल का, तो उससे पहले आप उसका फाइलिंग स्टेटस चेक करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हर साल वो चेक करना ज़रूरी है। अगर आप उसका डायरेक्ट कभी भी बिना फाइलिंग स्टेटस चेक किए उसका रिटर्न आपको फाइल नहीं करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट डिटेल्ड ऑफ फाइलिंग स्टेटस। हर एक कैटेगरी की हम डिटेल में अपन स्टडी करेंगे। फर्स्ट फाइलिंग स्टेटस है सिंगल केस में हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसके अंदर ये है कि फर्स्ट कि वो मैरिड नहीं होना चाहिए 31 दिसंबर को, वो किसी भी लीगली सेपरेटेड हो किसी भी डाइवोर्स डिक्री के अंदर या फिर सेपरेशन मेंटेनेंस डिक्री के अंदर 31 दिसंबर को, वो किसी और स्टेटस में फॉल नहीं होना चाहिए, और उसकी स्पाउस अगर है अगर उसकी स्पाउस थी तो वो प्रायर ईयर में उसकी डेथ हो गई हो। इन 4 केसेस में ही आप सिंगल फाइल कर सकते हो। फर्स्ट कि आप अनमैरिड हैं, सेकंड कि आपकी कोई डाइवोर्स नहीं हुआ है, थर्ड आपकी स्पाउस की डेथ हो गई है प्रायर ईयर में, फोर्थ कि आप किसी और स्टेटस में फॉल नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है मैरिड फाइलिंग जॉइंटली। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट important filing status for individual। इसका क्राइटेरिया, जो बोथ फाइलर्स हैं, जो मैरिड कपल्स हैं, वो लीगली मैरिड होने चाहिए लास्ट डे ऑफ द टैक्स ईयर में, चाहे अगर वो सेपरेटेड ही क्यों नहीं हो गया। लाइक अगर उनका डिवोर्स के लिए उन्होंने फाइलिंग किया है
लेकिन अभी तक उनका डिवोर्स ऑर्डर पास नहीं हुआ है 31 दिसंबर तक, तो वो मैरिज फाइलिंग जॉइंटली फाइल कर सकते हैं। सेकंड, दोनों ही स्पाउस इसके लिए रेडी होने चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई एक ही स्पाउस रेडी हो, दूसरा रेडी नहीं हो। लीगली मैरिड, इसमें टर्म दी गई है लीगली मैरिड। लीगली मैरिड मीन्स फर्स्ट, वो लीगली सच में मैरिड हो, आपस में उन्होंने लीगली शादी की हो। सेकंड, लीगली मैरिड तो हैं और बट एक दूसरे से दूर रह रहे हैं, लेकिन उनका अभी तक डिवोर्स या सेपरेट मेंटेनेंस डिक्री एग्रीमेंट फाइल नहीं हुआ हो। उनका डिवोर्स नहीं हुआ है, वो सेपरेट रह रहे हैं पर उनका अभी तक डाइवोर्स नहीं हुआ है। थर्ड, अगर वो सेपरेट हो चुके हैं किसी भी डिवोर्स डिक्री के अंदर, वो अभी तक अगर फाइनल नहीं हुआ है तो भी वो लीगली मैरिड ही कहलाएंगे और वो इस मैरिड फाइलिंग जॉइंटली के लिए एलिजिबल होंगे। मैरिड फाइलिंग जॉइंटली का टैक्स बेनिफिट क्या है? मैरिड फाइलिंग जॉइंटली में स्पाउस जो इंडिविजुअल है, बोथ द इंडिविजुअल, उन दोनों की कंबाइंड इनकम, कंबाइंड डिडक्शन एप्लीकेबल होते हैं। मतलब अगर आप $10,000 कमा रहा है कोई बंदा और उसकी वाइफ भी $10,000 कमा रही, तो उनकी कंबाइंड इनकम टोटल 20,000 का उनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा। साथ ही साथ उसका उनको डिडक्शन भी उसके अकॉर्डिंग ही मिलेंगे। इससे उनकी ओवरऑल टैक्स लायबिलिटी भी कम हो जाएगी। और इस केस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि चाहे दूसरा जो स्पाउस है, किसी भी इंडिविजुअल का कोई स्पाउस है, अगर उसकी कोई इनकम भी नहीं है तो भी वो उसको जॉइंटली फाइल कर सकता है और उसका डिडक्शन ले सकता है। इस केस में बोथ स्पाउसेस को साइन करना रिटर्न कंपलसरी होता है और टैक्स लायबिलिटी और टैक्सेस को भी जॉइंटली पे करना पड़ता है। नेक्स्ट है मैरिज फाइलिंग जॉइंटली के केस में कुछ स्पेशल रूल्स और एक्सेप्शंस है। लाइक अगर इसमें फर्स्ट रूल है कि अगर स्पाउस की मर जाती है, कोई स्पाउस आपका अंदर मर जाता है या मर जाती है, तो उस केस में अगर स्पाउस ड्यूरिंग द ईयर उसकी डेथ हुई है तो भी उसको पूरे साल के लिए मैरिड कंसिडर किया जाएगा अगर उसने फिर से शादी नहीं की है तो। अगर किसी स्पाउस की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग द ईयर, लेकिन 31 दिसंबर तक उसने शादी नहीं की है फिर से, तो उसको वो जॉइंट रिटर्न फाइल कर सकता है। सेकेंड है, अगर उनका कोई वन ऑफ द स्पाउस NRI है, नॉन रेजिडेंट एलियन है, तो उस केस में वो मैरिड फाइलिंग जॉइंटली रिटर्न फाइल नहीं कर सकता, उसके लिए वो अलाउ नहीं रहेगा। कुछ स्पेशल प्रोविजंस भी हैं, लाइक सेम सेक्स स्पाउस हैं तो, या कुछ रिलीफ ऑप्शन से भी है उसमें। फर्स्ट है, अगर सेम सेक्स स्पाउस हैं तो एज पर फेडरल टैक्स लॉ, अगर सेम सेक्स स्पाउस है तो उनको लीगली मैरिड ही माना जाएगा और वो जॉइंट रिटर्न फाइल करने के लिए एलिजिबल होंगे। अगर कोई इंजर्ड स्पाउस है तो उस केस में उसको रिलीफ मिलेगा कि अगर इंजर्ड स्पाउस है तो इस केस में IRS प्रोटेक्ट करता है दूसरे स्पाउस के रिफंड को फ्रॉम सीज्ड टू पे अनदर स्पाउसेस पास्ट ड्यू डेब्ट्स। दूसरे स्पाउस के पास्ट ड्यू डेब्ट्स को सीज करने से प्रोटेक्ट करता है IRS जो इंजर्ड स्पाउस है उसको। इसके लिए आपको फॉर्म 83795 फाइल करना होगा। ये तभी पॉसिबल है जब आप जॉइंट रिटर्न फाइल कर रहे हैं। अगर आप सिंगल या सेपरेटली फाइल कर रहे हैं तो आप इस रिलीफ को नहीं ले सकते, अदरवाइज आपको, अगर आप जॉइंटली फाइल कर रहे हैं तो आपको ये रिलीफ मिलती है। नेक्स्ट है कि अगर कोई इनोसेंट स्पाउस है, मान लीजिए किसी स्पाउस ने कोई मिसकंडक्ट किया है, कोई एरर की है,
तो जो सेकंड इनोसेंट स्पाउस है उस केस में भी IRS आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, किसी और की दूसरे की स्पाउस की एरर के लिए भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसके लिए आपको फॉर्म 8857 फाइल करना पड़ता है, पर इस केस में आपको अपनी अनफेयरनेस को प्रूफ करना पड़ेगा। अगर आप अनफेयरनेस प्रूफ कर देते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। इसके लिए आपको जो भी रिलीफ आपको फ़ाइल करनी है वो आपको 2 इयर्स के अंदर अंदर फाइल करनी है। ऐसा ना हो कि आप 2 इयर्स के बाद फाइल कर रहे हैं तो आपको उसकी रिलीफ नहीं मिल पाएगी। नेक्स्ट है मेरिट फाइलिंग सेपरेटली। मेरिट फाइलिंग सेपरेटली का मतलब ये है कि एलिजिबिलिटी आपकी ये है कि अगर दो स्पाउस हैं, कपल, अगर कपल के केस में अगर उनमें से कोई एक नहीं चाहता है साथ में रिटर्न फाइल करना तो वो सेपरेट रिटर्न भी फाइल कर सकता है। पर इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि अगर कोई एक सेपरेट रिटर्न फाइल कर रहा है तो दूसरे बंदे को एलिजिबिलिटी नहीं है कि वो जॉइंट रिटर्न फाइल करे। उस केस में दोनों ही को सेपरेट रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। ठीक है। और इसके लिए आप एलिजिबल तब है जब आप शादीशुदा हैं बट आप साथ में रिटर्न फाइल नहीं करना चाहते। ठीक है। अगर आप मैरिड फाइलिंग सेपरेटली में चाहते हैं तो आप बहुत सारे चीज़ें आप क्लेम नहीं कर सकते, बहुत सारी क्रेडिट और डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर सकते। लाइक अर्न इनकम क्रेडिट हो गया, चाइल्ड इंडिपेंडेंट केयर क्रेडिट हो गया, एजुकेशन क्रेडिट हो गया, एडॉप्शन क्रेडिट हो गया, स्टूडेंट लोन इंटरेस्ट डिडक्शन हो गया, ट्रेडिशनल IRA डिडक्शन हो गया, फेवरेबल टैक्स ब्रैकेट हो गया, या फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन है जो MFJ को मिलता है, मेरिड फाइलिंग जॉइंटली को जो स्टैंडर्ड डिडक्शन की बेनिफिट मिलता है वो भी आप क्लेम नहीं कर सकते। नेक्स्ट फाइलिंग स्टेटस है क्वालिफाइंग सर्वाइविंग स्पाउस। इसमें आपकी एलिजिबिलिटी देखी जाएगी कि अगर आपकी स्पाउस आपका स्पाउस की डेथ हो गई है प्रीवियस ईयर में तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। इसके अंदर देखा जाएगा कि आप डेथ के बाद आपने रीमैरी नहीं हुए हैं। सेकंड, आपका जो चाइल्ड है, कोई डिपेंडेंट चाइल्ड है आपके पास तो, और आप मोर देन हाफ ऑफ द कॉस्ट घर की आप पे कर रहे हैं, उस केस में आपको क्वालिफाइंग सर्वाइविंग स्पाउस का स्टेटस आप फाइल कर सकते हैं। इसमें आपको टैक्स बेनिफिट ये मिलता है कि इसमें आपको स्पाउस की डेथ के बाद के 2 इयर्स तक आप मैरिड फाइलिंग जॉइंटली टैक्स रेट यूज़ कर सकते हैं। आपको मैरिड फाइलिंग जॉइंटली के बेनिफिट्स मिलेंगे नेक्स्ट 2 इयर्स तक। टैक्स रेट आप यूज़ कर सकते हैं उसकी। इसके कुछ नोट्स हैं, वो हैं कि आप जो क्वालिफाइंग सर्वाइविंग स्पाउस की टैक्स बकेट है और स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो सेम आपके MFJ से होंगे। सेकंड, उसको वो सारी क्रेडिट प्रोवाइड होगी जो MFJ को प्रोवाइड होती है। इसके केस में बट आपको ये याद रखना है कि आपको स्टेट रूल्स को फॉलो करना है। ऐसा नहीं हो कि स्टेट रूल आपका कुछ अलग है और आप कुछ और फॉलो कर रहे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। आपको स्टेट रूल को फॉलो करना पड़ेगा। और अगर आपका डिपेंडेंट नहीं है तो आप MFJ क्वालिफाइंग सर्वाइविंग स्पाउस आप फाइल नहीं कर पाएंगे। वो आप सिर्फ तभी कर पाएंगे जब आपके पास कोई डिपेंडेंट चाइल्ड है। ओके। इसकी टाइमलाइन की बात करें तो जब जो ईयर ऑफ डेथ है उसमें आप MFJ फाइल कर सकते हैं, सिर्फ ईयर ऑफ डेथ। ओके। उसके नेक्स्ट 2 इयर्स में आप QSS फाइल कर सकते हैं, क्वालिफाइंग सर्वाइविंग स्पाउस आप फाइल कर सकते हैं। इसमें MFJ की सेम रेट रहेगी जो जैसा कि मैंने बोला इसमें आपको डिपेंडेंट चाइल्ड होना चाहिए। 3rd ईयर में आप सिंगल या हेड ऑफ हाउस होल्ड के रूप में फाइल कर सकते हैं अगर आपने अभी तक शादी नहीं की है तो। ठीक है। उसके बाद आप QSS यूज़ नहीं कर पाएंगे, आप उसमें फिर उसके बाद आप सिंगल या हेड ऑफ हाउस होल्ड के रूप में आप फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हेड ऑफ हाउस होल्ड। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें तो उसमें फर्स्ट है मैरिशल स्टेटस आपका क्या है। टैक्स पेयर December 31 को अनमेरिड होना चाहिए
लास्ट डेट ऑफ दिसंबर 31 की जो लास्ट डेट है तब वो अनमेरिड होना चाहिए। टैक्स पेयर या फिर कंसिडर किया जाना चाहिए अनमेरिड ऑन लास्ट डे ऑफ 31। अब कंसिडर अनमेरिड का मतलब यहाँ क्या है? कंसिडर अनमेरिड मतलब कोई भी जो मैरिड टैक्स पेयर है वो अपनी स्पाउस से लास्ट 6 मंथ से दूर रहा हो, साथ में नहीं रह रहे हो लास्ट 6 मंथ से, या फिर टैक्स पेयर कोई सेपरेट रिटर्न फाइल कर रहा है लाइक MFS, वो पैसा टाइप का कुछ रिटर्न फाइल कर रहा है तो, या फिर उसका जो घर है वो क्वालिफाइंग चाइल्ड या डिपेंडेंट का भी घर है और वो उसका मोर देन हाफ ऑफ द एक्सपेंसेस या कॉस्ट वो खुद बियर कर रहा है, तो उसको कंसिडर अनमेरिड किया। कंसिडर अनमेरिड मतलब फर्स्ट कि वो अपनी उसकी मैरिड है लेकिन अपनी स्पाउस से लास्ट 6 मंथ से दूर है। सेकंड कि वो MFS फाइल कर रहा है। थर्ड उसकी वाइफ नहीं है। फोर्थ कि उसका जो क्वालिफाइंग चाइल्ड है, क्वालिफाइंग डिपेंडेंट है, उसकी मोर देन हाफ ऑफ द कॉस्ट वो बियर कर रहा है। ठीक। सेकंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्वालिफाइंग पर्सन। अब जैसा कि मैंने बोला क्वालिफाइंग चाइल्ड या क्वालिफाइंग डिपेंडेंट, तो क्वालिफाइंग को चाइल्ड या क्वालिफाइंग डिपेंडेंट क्या है वो भी पता होना चाहिए। तो क्वालिफाइंग चाइल्ड की अगर बात करें तो उसमें आते हैं सन, उसका बेटा, उसकी डॉटर, उसका स्टेप चाइल्ड, उसका फॉस्टर चाइल्ड, उसका सिबलिंग और डिसेंडेंट ऑफ एनी ऑफ दिस, उनमें से किसी का भी कोई डिसेंडेंट जो कि उसके साथ रह रहा हो हाफ ऑफ द ईयर में, मोर देन हाफ ऑफ द ईयर वो उसके साथ रहा हो और उसकी एज 19 साल से कम हो या फिर परमानेंटली डिसेबल हो। अब इस केस में एक और चीज़ भी ध्यान रखनी है कि अगर उसकी एज 19 साल से ज़्यादा है लेकिन 24 साल से कम है और साथ ही साथ वो फुल टाइम स्टूडेंट है तो भी उसको भी एज ए क्वालिफाइंग चाइल्ड कंसिडर किया जाएगा। अगर उसकी एज 24 साल की है लेकिन वो स्टूडेंट है, फुल टाइम स्टूडेंट है, तो भी उसको भी कंसिडर किया जाएगा। अब ये तो हुई क्वालिफाइंग चाइल्ड की बात। अगर क्वालिफाइंग रिलेटिव हो तो कैसे? क्वालिफाइंग रिलेटिव के केस में उनको क्वालिफाइंग रिलेटिव का जो क्राइटेरिया उसको फुलफिल करना होगा। फर्स्ट कि उनका रिलेशनशिप, उनकी ग्रॉस इनकम, सपोर्ट, उनका सपोर्ट टेस्ट, ये सब करने होंगे। उसकी स्पाउस को वो क्वालिफाइंग डिपेंडेंट के रूप में नहीं ले पाएगा क्योंकि वो अगर क्वालिफाइंग डिपेंडेंट के केस में उसकी स्पाउस को लेता है तो उसको MFJ फाइल करना चाहिए, ज़्यादा बेटर उसके लिए ऑप्शन वो है। पर यहाँ पे क्वालिफाइंग स्पाउस को नहीं कंसिडर किया जाएगा हेड ऑफ हाउस होल्ड के लिए। नेक्स्ट है डिपेंडेंट रेजिडेंसी। डिपेंडेंट कहाँ रह रहा है? चाइल्ड और डिपेंडेंट दोनों ही उसके साथ रहना चाहिए, मोर देन हाफ ऑफ द ईयर में उसके साथ होने चाहिए। टेम्परेरी एब्सेंस है अगर किसी वजह से, लाइक अगर स्कूल है या मेडिकल केयर है या मिलिट्री सर्विसेज है, उस केस में उसको उसको काउंट किया जाएगा एज कि वो उनके साथ ही रह रहा है, उसी के घर में रह रहा है। अगर वो मेडिकल केयर की वजह से बाहर नहीं रह पा रहा है, स्कूल की वजह से या फिर कोई मिलिट्री सर्विस में है, उस केस में भी उसको उसके साथ ही रह रहा है, अपने हेड ऑफ हाउस होल्ड के साथ ही रह रहा है, यही कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट है अगर वो पेड मोर देन हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ कीपिंग ऑफ द होम, घर की जो आधे से भी ज़्यादा की कॉस्ट अगर वो खुद बियर कर रहा है तो भी उसको कंसिडर किया जाएगा। इसके अंदर टैक्स पेयर मस्ट पे 50%
हाउस होल्ड कॉस्ट। हाउस होल्ड के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा? रेंट और मॉर्गेज, प्रॉपर्टी टैक्स, यूटिलिटीज़, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, फूड कंज्यूम्ड एट होम, इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस, इन सबको इसमें कंसिडर किया जाएगा। अगर मैं बात करूँ हेड ऑफ हाउस होल्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो फर्स्ट उसका मैरिटल स्टेटस देखा जाएगा कि वो मैरिड है, अनमैरिड होना चाहिए, और या फिर कंसिडर टू बी अनमैरिड होना चाहिए, लास्ट डे हो December 31। सेकंड, उसके पास एक क्वालिफाइड पर्सन होना चाहिए, लाइक क्वालिफाइंग चाइल्ड या क्वालिफाइंग रिलेटिव। थर्ड, वो घर की मोर देन हाफ ऑफ द कॉस्ट वो खुद बियर कर रहा हो, हाउस होल्ड कॉस्ट वो बियर कर रहा हो, तो कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट, टैक्स बेनिफिट की अगर बात करें तो हेड ऑफ हाउस होल्ड को हायर टैक्स हायर स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है सिंगल से। अगर कोई सिंगल फाइल करता है तो उसको इतना डिडक्शन नहीं मिलेगा जितना हेड ऑफ हाउस होल्ड को मिलेगा, और इसकी टैक्स बकेट भी थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है सिंगल से। नेक्स्ट है इस स्टेटस की पूरी समरी, और मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए रेडी किए हैं ताकि आप इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएँ। इसके और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैंने रेडी कर रखे हैं, अगर आप में से किसी को चाहिए तो प्लीज़ मुझे पिंग करिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं इसके कमेंट बॉक्स में डाल दूँगा, तो प्लीज़ आप मुझे पिंग कर सकते हैं। थैंक यू। सो लेट्स स्टार्ट द समरी। जैसा कि आप देख सकते हैं, फाइलिंग स्टेटस के अंदर अपने पास 5 फाइलिंग स्टेटस हैं: सिंगल, MFG, MFS, QSS एंड HOH। सिंगल केस पे वो अनमेरिड होना चाहिए और कोई डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। MFG के अंदर जॉइंट रिटर्न फाइल होगा, उनकी कंबाइंड इनकम उसमें रिपोर्ट होगी। MFS के अंदर सेपरेट रिटर्न फाइल होगा और उनकी क्रेडिट और डिडक्शन की कुछ लिमिट्स हैं, वो कंसिडर करनी पड़ेगी। QSS केस में अनमेरिड होना चाहिए, विडो होना चाहिए, जनरली तो विडो, और उसके पास कोई डिपेंडेंट चाइल्ड होना चाहिए। हेड ऑफ हाउस होल्ड के केस में अनमेरिड होना चाहिए, उसके पास एक डिपेंडेंट चाइल्ड या डिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए, और मोर देन हाफ ऑफ द कॉस्ट वो खुद बियर करना चाहिए। नाउ let's start with the practical examples. Maria and John got legally married on December 31st. Neither has children. What is their filing status for 2025? Maria और John December 31st को शादीशुदा थे, उनका कोई बच्चा नहीं है, उनका फाइलिंग स्टेटस क्या होगा? इस केस में उनका फाइलिंग स्टेटस हो सकता है मैरिड फाइलिंग जॉइंटली या फिर मैरिड फाइलिंग सेपरेटली। वो फाइलिंग स्टेटस क्यों होगा उनका? क्योंकि इवन दो दे आर मैरिड ओनली द डे ऑफ द ईयर, क्योंकि वो उनका चाहे डिपेंडेंट हो चाहे ना हो, पर लास्ट डे ऑफ 31st को वो दोनों मैरिड थे। सो एज पर IRS रूल्स वो मैरिड फाइलिंग जॉइंटली फाइल कर सकते हैं, और बाकी कोई भी स्टेटस मैरिड फाइलिंग जॉइंटली या सिंगल मैरिड फाइलिंग सेपरेटली वो फाइल कर सकते हैं। सिंगल हाउस होल्ड, हेड ऑफ हाउस होल्ड और QSS उनके ऊपर एप्लीकेबल उस केस में नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉम इज अ मैरिड बट सेपरेटेड। ही लिव्ड अपार्ट फ्रॉम हिज स्पाउस जुलाई टू दिसंबर 2025 तक वो अपने स्पाउस से अलग रहा है। ही सपोर्ट्स हिज स्टेपसन, उसके स्टेपसन को सपोर्ट कर रहा है। वो लिव्ड विथ हिम फॉर 5 months, 5 महीने से उसके साथ उसका जो बच्चा रह रहा है उसको वो सपोर्ट कर रहा है। वाइल अटेंडिंग कॉलेज अवे फ्रॉम रिमेनिंग 7 months, वो 7 महीने से कॉलेज जा रहा है, इस वजह से उसके साथ नहीं रह पा रहा है, और 5 महीने से वो उसके साथ रह रहा है। कैन टॉम फाइल HOH? क्या
टॉम इस केस में हेड ऑफ हाउस होल्ड फाइल कर सकता है? तो इसका आंसर है यस, वो हेड ऑफ हाउस होल्ड फाइल कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि अगर आप देखें तो फर्स्ट हेड ऑफ हाउस होल्ड का क्राइटेरिया होता है कि वो अनमैरिड होना चाहिए। यस, ही इज़ अनमैरिड ऑन December 31st। सेकंड, वो अपनी वाइफ से अपार्ट रह रहा है यहाँ मैरिड है लेकिन वो लीगली सेपरेटेड, अनमैरिड नहीं है, वो लीगली सेपरेटेड है, वो कंसिडर टू बी अनमैरिड में आ रहा है इस बार। तो अगर वो लीगली सेपरेटेड है जुलाई से दिसंबर, मतलब 6 महीने तक वो अपनी वाइफ से दूर रहा है। वो सेकंड, वो अपने स्टेपसन को सपोर्ट कर रहा है, मतलब वो मोर देन हाफ ऑफ द हाउस होल्ड एक्सपेंसेस वो खुद ही बियर कर रहा होगा इस केस में, अगर वो उस लाइफ से ऑलरेडी सेपरेटेड है तो। सेकंड, थर्ड कि अगर वो स्टेपसन को सपोर्ट कर रहा है, डिपेंडेंट है उसका और उसको वो सपोर्ट कर रहा है 5 महीने से। अब यहाँ पे 6 महीने नहीं है बट 5 महीने हैं, पर साथ ही उसने ये भी बोला है कि वो उसके कॉलेज की नेक्स्ट 7 महीने वो कॉलेज में रहा है, तो कॉलेज की फ़ीस, स्कूल फीस या कॉलेज की जो फ़ीस है वो खुद पे कर रहा है और उसको ही वो बियर कर रहा है। तो एज़ पर द रूल्स अगर कोई स्टूडेंट है जो उस केस में उसका वो पीरियड भी एज अ होम पीरियड ही कहलाएगा और वो क्वालिफाइंग होगा। सो इस केस में वो अगर देखा जाए तो वो 12 मंथ, लास्ट 12 मंथ से वो उसके साथ ही रह रहा है, तो तीनों क्राइटेरिया में फुलफिल हो रहे हैं, इसलिए उसको हम हेड ऑफ हाउस होल्ड कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट है जॉन एंड लिसा फाइनलाइज देयर डिवोर्स ऑन December 30th, 2025. John has a dependent child living with him. Which filing status is correct? उनका फाइलिंग स्टेटस क्या होना चाहिए? इस केस में उनका फाइलिंग स्टेटस होगा हेड ऑफ हाउस होल्ड। क्यों? क्योंकि फर्स्ट जॉन एंड लीसा December 31st को ऑलरेडी डाइवोर्स हो चुका है उनका, तो मतलब वो लीगली सेपरेटेड है, तो मतलब जॉन इस केस में अनमैरिड है। 50% वाला क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन नहीं है क्योंकि उसका यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है, तो अगर वो ऑलरेडी लीगली सेपरेटेड है तो मतलब अपन ये अज्यूम कर सकते हैं कि वो 50% ऑफ हाउस होल्ड एक्सपेंस वो खुद बियर कर रहा है। थर्ड क्राइटेरिया है उसका क्वालिफाइंग पर्सन। क्वालिफाइंग पर्सन की देखें तो उसका ऑलरेडी एक डिपेंडेंट चाइल्ड है जो उसके साथ रह रहा है। अगर साथ रह रहा है डिपेंडेंट चाइल्ड तो इसका मतलब वो हेड ऑफ हाउस होल्ड फाइल कर सकता है, वो तीनों ही क्राइटेरिया उसको फुलफिल कर रहा है, इसलिए वो उसके साथ रह सकता है। नेक्स्ट है लिंडा spouse died in 2023. She has one dependent child living with her and did not remarry in 2025. Which status is correct for 2025? लीजा के स्पाउस की डेथ हो गई है 2023 में, उसका एक डिपेंडेंट चाइल्ड है जो उसके साथ रह रहा है और 2025 तक उसने शादी नहीं की, तो उसका कौन सा 2025 में उसका क्या स्टेटस होगा? तो इस केस पे उसका 2025 में उसका स्टेटस होना चाहिए क्वालिफाइंग सर्वाइविंग स्पाउस। क्यों? क्योंकि जैसा कि हमने टेबल पहले देखी थी, फर्स्ट ईयर में जिस ईयर ऑफ डेथ में उसको MFG एप्लीकेबल होगा और उसके नेक्स्ट 2 इयर्स में उसको QSS एप्लीकेबल होगा अगर उसने रीमैरी नहीं हुई है और उसके पास एक क्वालिफाइंग चाइल्ड डिपेंडेंट चाइल्ड है। तो इस केस में 2023 में उसकी डेथ हुई है उसके स्पाउस की, तो 2023 में उसका स्टेटस MFG रहा होगा और 2024 और 25 के लिए उसका स्टेटस QSS होगा अगर वो उसके पास कोई डिपेंडेंट चाइल्ड है, और इस केस में ऑलरेडी उसके पास एक डिपेंडेंट चाइल्ड है, तो इस केस में उसका फाइलिंग स्टेटस QSS ही कंसीडर किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है हस्बैंड एंड वाइफ लिव टुगेदर ऑल ऑफ द ईयर बट कैन नॉट एग्री ऑन जॉइंट फाइलिंग। तो हस्बैंड वाइफ है, एक कपल है,
पूरे साल साथ में रहे लेकिन जॉइंट रिटर्न फाइल नहीं करना चाहिए। हस्बैंड चाहता है कि वो खुद को बचाए फ्रॉम पॉसिबल लाइबिलिटी फ्रॉम वाइफ्स अनरिपोर्टेड इनकम। वाइफ ने कि कुछ अनरिपोर्टेड इनकम है, उससे हस्बैंड खुद को बचाना चाहता है, इसलिए वो साथ में जॉइंट फाइल नहीं करना चाहता। इस केस में आप बताइए कौन सा फाइलिंग स्टेटस होगा। इस केस में उसका फाइलिंग स्टेटस होगा मैरिड फाइलिंग सेपरेटली। क्यों? क्योंकि इस केस में अगर मैरिड फाइलिंग वो जॉइंटली सेपरेटली अगर फाइल करता है तो उसकी वजह से उसका जो जॉइंट लाइबिलिटी जो उसकी वाइफ की वजह स्पाउस की वजह से उसको बियर करनी पड़ सकती थी, वो नहीं बियर करनी पड़ेगी। और लेकिन साथ ही साथ उसको कुछ क्रेडिट्स उसकी नहीं मिलेगी उसको, लाइक अर्न इनकम क्रेडिट, चाइल्ड और डिपेंडेंट क्रेडिट, एजुकेशन क्रेडिट, ये सब क्रेडिट नहीं मिलेगी, डिडक्शन नहीं मिलेगा। बस वो वाइफ की अनरिपोर्टेड इनकम की वजह से जो उसकी जॉइंट लाइबिलिटी बनेगी उससे वो बच जाएगा। नेक्स्ट, एमिलीज स्पाउस डाइड इन अक्टूबर 2025। एमिली का स्पाउस 2025 अक्टूबर 2025 में मर गया था। शी हैज़ नो डिपेंडेंट चिल्ड्रन, उसका कोई डिपेंडेंट चिल्ड्रन नहीं है। व्हाट इज़ हर फाइलिंग स्टेटस? ये एक बिल्कुल सिंपल क्राइटेरिया है कि एमिली है, उसका स्पाउस की डेथ हो गई है, उसका कोई डिपेंडेंट चाइल्ड नहीं है, तो उसका स्टेटस क्या होगा 2025 में? तो इस केस में उसका स्टेटस होगा सिंगल नहीं होगा, मैरिड फाइलिंग जॉइंटली होगा, क्योंकि ये विडोवर वाला केस है। अगर उसका कोई जिसमें उसकी अगर जिस ईयर में उसकी डेथ हुई वहाँ पे तो उसको मैरिड फाइलिंग जॉइंटली वो फाइल कर सकती है, पर नेक्स्ट 2 ईयर्स में उसके पास डिपेंडेंट चाइल्ड होना चाहिए। डिपेंडेंट चाइल्ड नहीं होगा तो उस केस में वो सिंगल फाइल कर सकती है। नेक्स्ट, चेक एक यूएस सिटीजन है, इज मैरिड टू अ नॉन रेजिडेंट एलियन स्पाउस ऑन December 31st, 2025. No election was made. What was the filing status he can use? वो कौन सा फाइलिंग स्टेटस यूज़ कर सकता है? जैक एक यूएस सिटीजन है, उसने NR से शादी कर ली है December 31st को, कोई इलेक्शन में नहीं हुआ है अभी तक, वो परमानेंटली उसके साथ ही रह रही है। कौन सा स्टेटस होगा? इस केस में उसका स्टेटस होगा मैरिड फाइलिंग सेपरेटली। तो इस केस में जॉइंट रिटर्न फाइल नहीं कर सकता क्योंकि उसकी वाइफ NRA है, और NRA के केस में आप जॉइंट रिटर्न फाइल नहीं कर सकते, आपको मैरिड फाइलिंग सेपरेटली ही फाइल करना पड़ेगा। नेक्स्ट है सारा इज डाइवोर्स्ड। सारा ने डाइवोर्स ले लिया, उसका एक्स हस्बैंड चाइल्ड फ्रॉम प्रायर मैरिज लीव्स विथ हिम। उसका एक्स हस्बैंड उसकी मैरिज से पहले उसके साथ रहता था। सारा पेज ऑल ट्यूशन एंड मेडिकल एक्सपेंसेस। व्हाट एक्सपेंस स्टेटस कैन शी क्लेम? सारा का डिवोर्स हो गया है, वो हस्बैंड उसके हस्बैंड का जो बच्चा है, जो एक्स हस्बैंड का जो बच्चा है वो उसके साथ रह रहा है, उसकी फिर से उसके साथ रह रहा है, और उसका ट्यूशन और मेडिकल एक्सपेंसेस वो पे कर रहा है। उसके एक्स हस्बैंड का जो बच्चा है उसके साथ रह रहा है, उसके सारी एजुकेशन उसके एक्सपेंसेस वो पे कर रही है। उसका फाइलिंग स्टेटस क्या होगा? उसका फाइलिंग स्टेटस होगा सिंगल। क्यों? फर्स्ट, सारा का डिवोर्स हो चुका है, उसके एक्स हस्बैंड से जो उसको जो बच्चा हुआ था वो सारा के साथ नहीं रह रहा है, वो उसके एक्स हस्बैंड के साथ रह रहा है। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, हर एक्स हस्बैंड्स चाइल्ड फ्रॉम अ प्रायर मैरिज लीव्स विथ हिम। वो सारा के साथ नहीं रह रहा, वो अपने हस्बैंड के उसके सारा के एक्स हस्बैंड के साथ रह रहा है। इस केस में चाहे वो उसका ट्यूशन फीस और मेडिकल एक्सपेंसेस क्यों नहीं पे कर रही हो, बट मोर देन हाफ ऑफ द एक्सपेंसेस तो हस्बैंड पे कर रहा होगा। इस वजह से
वो हेड ऑफ हाउस होल्ड नहीं ले पाएगी, उसका स्टेटस होगा सिंगल। नेक्स्ट है करण इज अ सिंगल, live with his elderly father all year and pays 60% household expenses. Her father's gross income is below the highest dependent debit. What filing status can she claim? यहाँ पे करण एक सिंगल पर्सन है, तो अगर अपन देखें इसके क्राइटेरिया, तो फर्स्ट है वो सिंगल है मतलब अनमेरिड, तो क्राइटेरिया कौन कौन से आते हैं, सिंगल और हेड ऑफ हाउस होल्ड 2 और QSS भी आता है। और यहाँ पे कोई डाइट वाइट कुछ लिखा नहीं, तो QSS तो नहीं हो सकता, तो सिंगल और हाउस होल्ड ये 2 स्टेटस अभी देखने से पता चल रहा है। नेक्स्ट लाइन में बोलता है लीव्स विथ हर एल्डरली फादर ऑल द ईयर, मतलब वो अपने फादर के साथ रह रहा है, बूढ़े फादर के साथ रह रहा है, तो इस केस में उसके क्वालिफाइंग डिपेंडेंट आ गया, तो लास्ट तो हेड ऑफ हाउस होल्ड हो सकता है अगर वो मोर देन हाफ ऑफ द उसका कॉस्ट पे कर रहा हो, तो यस ही ऑल्सो पे 60% ऑफ हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, 60% ऑफ हाउस होल्ड एक्सपेंसेस भी पे कर रहा है, तो इस केस में उसका स्टेटस होना चाहिए हेड ऑफ हाउस होल्ड, क्योंकि वो ऑल द 3 क्राइटेरियाज को वो फुलफिल कर रहा है। लास्ट सिनेरियो, टॉम is married, paid all household expenses for a dependent child, कि सारे expenses पे कर रहा है, and live apart from his spouse all the year, उसकी स्पाउस से पूरे साल वो लग रहा है। his spouse files MFS, टॉम की वाइफ ने MFS फाइल किया है। कैन टॉम क्लेम हेड ऑफ हाउस होल्ड, क्या टॉम हेड ऑफ हाउस होल्ड क्लेम कर सकता है? इसका आंसर रहेगा यस, वो क्लेम कर सकता है, क्योंकि फर्स्ट वो टेम्पररी या कंसिडर टू बी अनमेरिड है, फर्स्ट चीज तो। सेकंड वो लास्ट 6 मंथ्स क्योंकि कंसिडर अनमेरिड, क्योंकि लास्ट 6 मंथ्स अपनी वाइफ के साथ नहीं रह रहा है। सेकंड उसका डिपेंडेंट चाइल्ड है। थर्ड वो मोर देन हाफ ऑफ द एक्सपेंसेस खुद पे कर रहा है। और वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, उसकी वाइफ ऑलरेडी MFS फाइल कर रही है, तो अगर वो MFS फाइल कर रही है तो उसके पास भी MFS या सिंगल फाइल करना पड़ेगा। MFS या हाउस होल्ड एक्सपेंसेस 2 ही बचते हैं, तो इस केस में इसको वो हेड ऑफ हाउस होल्ड फाइल कर सकता है। ओके, आज के लिए इतना ही। सो प्लीज़ गाइज, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल ऑन द यूट्यूब। सो मैं आपके लिए इतनी और इम्पोर्टेंट वीडियोस आपके लिए क्रिएट कर सकूं। होप आप सभी मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू। साथ ही साथ आप प्लीज़ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो आसानी से मिल जाए। थैंक यू सो मच।